नमस्कार बच्चों, अभी आपने कक्षा 7 के पाठ 5 आपने पढ़ लिया था। अब है आज कक्षा 6 एक था राम। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। इन्होंने अच्छी संगति और बुरी संगत के बारे में बताया है कि यदि हम समाज में अच्छी संगत ग्रहण करते हैं तो अच्छा बनते हैं और यदि बुरी संगत ग्रहण करते हैं तो बुरा बनते हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि सत्संगत का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो जैसी संगत में रहेगा वैसे ही गुण उसमें प्राप्त होंगे। प्रसिद्ध कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ जैसी संगति होगी, जैसा व्यवहार होगा, हम उसी को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। तो कीड़ा भी फूलों की माला के साथ देवताओं पर चढ़ता है। यदि कोई कीड़ा फूल में छिपा हुआ है और उस फूल को देवताओं पर चढ़ाया जाता है तो उस फूल के साथ कीड़ा का भी सम्मान होता है। अर्थात यदि कोई बुरा पुरुष भी है, वो अच्छे लोगों की संगत करता है तो शीघ्र ही सज्जनता को ग्रहण कर लेता है। अर्थात उसके बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं और वो अच्छाई की ओर अग्रसर होने लगता है। जैसे पारस के छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है। पहले यहाँ पारस पत्थर था जो कि आरौधर के जमाने में था। उसकी खास विशेषता थी कि उस पत्थर को किसी भी लोहे पर छुआ दो सोना बन जाता था। यदि वो आज भारत में होता तो हमारा भारत एक सोने की चिड़िया होता। तो संगत के दो रूप हैं, एक कुसंगति, दूसरा सुसंगति। कुसंगति अर्थात बुरे लोगों की संगति। आप बुरे के साथ रहेंगे, भले ही आप बुराई ना करें लेकिन वो बुराई आप पर चढ़ जाएगी। जैसे 4 लोग जुआ खेल रहे हैं, उनके साथ आप हैं, आप कहेंगे हम नहीं खेलते, हम तो केवल खड़े रहेंगे। अचानक पुलिस आती है तो क्या होगा? वो पकड़े जाएंगे। आप कितनी भी सफाई दें कि मैं इनके साथ नहीं था, फिर भी आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि बुरे लोगों के साथ हमें करना ही नहीं चाहिए। और सज्जन पुरुषों की संगति सुसंगत कहलाती है। हम यदि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो कितने भी हम बुरे हों, धीरे धीरे हमारा व्यवहार उन्हीं के समान बनता जाएगा और हम भी सज्जन कहलाने लगेंगे। तो अपने से हीन व्यक्ति के संग से मनुष्य हीन हो जाता है। अपने से गिरे हुए को देखने से मनुष्य हिंसा करता जाता है, वो हमसे कमजोर है, हम तो उससे अच्छे हैं। इसमें मनुष्य नीचे की ओर गिरता है। किसको देखना चाहिए? अपने से ऊपर वालों को। आपसे जो होशियार है, आपसे जो गुणों में अधिक है, हमें उसके गुणों से तुलना करनी चाहिए। ये नहीं कि अपने से निम्न श्रेणी के लोगों से हम अपनी तुलना करें। बराबर वाले के संग ही मनुष्य ज्यों का त्यों रह सकता है। यदि बराबर गुणों वाला है तो बराबर के साथ ज्यों का त्यों रहेगा, ना उसमें कुछ घटेंगे और न कुछ बढ़ेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुष के संग से मनुष्य का चरित्र शीघ्र ही उदय और विकास की ओर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं की संगति करनी चाहिए। इसी बारे में ये संक्षिप्त निबंध है जिसे डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लिखा है और शीर्षक है एक था राम। राम के माध्यम से उन्होंने समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ प्रदर्शित की हैं। देखिएगा, राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ बाप और बहनें थीं। वे सभी अपने अपने कामों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके कहीं चले गए।
शायद रविशंकर जी से माफी मांगने गए थे। रविशंकर एक आचार्य थे जो एक विद्यालय में पढ़ाते थे। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी। आपके बच्चे ने ये बातें की हैं। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और कड़क कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? राम चुप रहा। राम के पिता ने कड़क कर पूछा, क्या आज तुमको तुम्हारे गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा है? जी, राम ने कहा। बोले, क्या गणित के अध्यापक ने आपको नकल करते हुए पकड़ा है? तब जब बार बार पिताजी ने पूछा तो राम को कहना पड़ा, हाँ मैंने ऐसा किया है। तो तुमने उनसे क्या कहा? राम के पिता फिर बोले, अर्थात राम के पिताजी बोले कि ठीक है उन्होंने नकल पकड़ ली थी, लेकिन इसके पश्चात आपने उनसे क्या कहा? तो राम फिर भी चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? राम के पिता डर। तो राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगे। जब घर में तेज आवाज से कोई बात करता है तो ये मालूम होता है किसी पर क्रोध हो रहा है। तो राम की माँ और बहन भी वहां भी, जहाँ पिताजी राम को डांट रहे थे। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई नकल करते हुए पकड़ने की? पिताजी ने जब उनको मालूम पड़ गया था, किसी दूसरे ने बता दिया था, क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? यानी अध्यापक से आपने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई तो मेरी नकल पकड़ ली, और आपने यह गलती क्यों की? अर्थात आपने नकल पकड़कर गलती की है। यानी गलती स्वयं राम कर रहा है, लेकिन दोषारोपण कर रहा है गुरु जी पर। यानी स्वयं गलती किसकी थी? नकल करते हुए राम पकड़ा गया था, लेकिन प्रत्युत्तर में वो क्या कहता है कि ये गलती आपकी थी, आपने मेरी नकल क्यों पकड़ी? तो राम के पिताजी ने डांटते हुए पूछा, यानी बताया, ये डांटते हुए आपसे पूछा कि आपने ऐसी गलती क्यों की? राम गलती तो कर ही चुका था, गणित उसका कमजोर विषय, इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी चिट तैयार करके ले गया और उससे नकल कर रहा था। अर्थात इसमें राम का भी उसने समाज का लोग था, वो कुछ ऐसे लड़कों की संगत कर रहा था जो नकलची थे, अर्थात रहीम जादे थे, पढ़ने लिखने में उनका ध्यान नहीं था, केवल इन खुराफातों में नकल करना, किसी को परेशान करना, इन बातों में उनका ध्यान रहता था। उन्हीं के साथ में रहकर उस राम का व्यवहार भी बदल गया था। तो उन्हीं लड़कों के बहकावे में आकर, क्योंकि गणित में कमजोर था, और जब कमजोर होता है तो आदमी उसमें कुछ नकल करने की सोचता है, तो उनके बहकावे में आकर देखो हम चिट लिए जा रहे हैं, आप भी चिट लिख लो। उनके कहने से उसने गणित में कुछ सवाल उतारे थे और वो चिट लेकर स्कूल चला गया था, यानी परीक्षा देने, और उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा, अर्थात जब वो नकल कर रहा था, वो चिट्ठा जो ले गया था उसे खोलकर वो नकल कर रहा था कि इतने में अध्यापक जी ने उसे देख लिया कि ये नकल कर रहा है, और वो नहीं चाहते कि होशियार लड़का नकल करे, अर्थात नकल की आदत उससे पड़ी। इसलिए उन्होंने जाकर उसे लड़के को नकल पकड़ ली, हाँ, और उसके मुंह से एकाएक नकल पड़ा। जब उन्होंने जैसे ही नकल पकड़ी और पकड़ के छुड़ा ली तो अचानक राम के मुंह से क्या निकला वो सुन लीजिए। राम ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल पकड़ने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? अर्थात
इतना शक्तिशाली बता रहे थे अपने आप को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल पकड़ने की। क्योंकि धनवान थे, इनके पिताजी कुछ प्रतिष्ठित थे, इस कारण सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस बच्चे के कारण उनको भी लज्जित होना पड़ेगा। क्यों? इसने क्या किया था? जैसे ही नकल उन्होंने पकड़ी तो इसके मुंह से अचानक निकला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की जो मेरी नकल पकड़ी? इसका फल अच्छा नहीं होगा। अर्थात अपने अध्यापक को धमकी भी दी कि आपने मेरी नकल पकड़ ली, इसकी हिम्मत तो कैसे की दूसरी बार, और इसका फल अच्छा नहीं होगा। यानी ये धमकी भी कि हम आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। भाई चुनौती देने का मतलब है कि हम कुछ आपको नुकसान पहुंचाएंगे, यानी इसका फल अच्छा नहीं होगा। आप मेरी नकल न पकड़ते तो फल अच्छा होता, आपने नकल पकड़ ली इसलिए इसका फल अच्छा नहीं होगा। ये किसने कहा? राम ने। रविशंकर जी राम के पिता की अच्छी तरह से जानते थे। यानी जो गणित के अध्यापक थे रविशंकर जी, उनका इनके पिताजी से, राम के पिताजी से अच्छा पाता था, मेल जोल भी था, और इसी कारण उन्होंने उनका सम्मान रखते हुए नकल निकाल दी थी। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीनी और मसल कर फेंक दी। यानी राम इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, नकल भी थोड़ी सी सूत्र वगैरह की ले गया था, तो उसने थोड़ी सी नकल की थी। अध्यापक ने देखा कि इसने थोड़ी सी नकल की है, तो उन्होंने क्या किया? चुपके से चिट छीन ली। यानी वो नकल कर रहा था, आसानी से वो नकल छीन और मसल कर फेंक दी। उस चिटके को लिया, मसला और बाहर की। ये बोर्ड का एग्जाम था, यदि फार्म भर जाता तो उसका एक साल बर्बाद भी जा सकता था। हाँ, तो फिर वहां से हट गए, कहा कुछ। अर्थात जब राम नकल कर रहा था तो अध्यापक आए, उन्होंने उसको नकल करते हुए देखा तो वो आराम से छीन ली और उसे मसला और बाहर की। कहा कुछ भी नहीं, न तो डांटा, न मारा और न कुछ कहा। तो फिर इस राम को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन संगत का शब्द है, वो बुरे लड़कों की संगत में था, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। जबकि यदि मारते पीटते तो आप कह सकते थे नहीं हमें मारो नहीं, आप जो भी जुर्माना करना हो, जो भी आपको दंड करना हो दे दो। तो न तो उन्होंने मारा, न मुझसे कुछ कहा, बदतमीज नालायक कोई भी शब्द नहीं निकाले। फिर भी ये अपने आप ही इतना क्रोध आ गया ऐसे। उन्होंने उसकी नकल ली और मसल कर बाहर। नकल करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है। अब ये बोर्ड का नियम बताया जा रहा है आपको कि नकल करते हुए पाए जाने पर बोर्ड की ओर से कार्रवाई होती है। छात्र से फार्म भरवाया जाता है, जो नकल में पकड़ा जाए उस छात्र से फार्म भरवाया जाता है, जिसमें वह नकल की बात लिखता है कि मैंने नकल की, अथवा अध्यापक ने जबरदस्ती मेरे पास नकल रख दी। इस कार्रवाई से छात्र का एक साल तो बर्बाद होता ही है और छात्र आगे भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? यहाँ से एक साल बेकार हो तो जो उसे या तो वो भी भूल जाता है, इसके आगे उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। रविशंकर जी ने शायद यही सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की और राम का एक साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे न पढ़ सकेगा। इसी कारण रविशंकर जी ने वो नकल की चीज उससे छीन ली, उसे मसला और बाहर के। फिर भी राम ने क्या कहा था? देखो, न तो कुछ जवाब दिया, न उसे मारा और न पीटा और न मुझसे एक शब्द भी कहा, केवल नकल की चीज लेकर मसल कर उसे बाहर। तब राम ने क्या कहा था? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल पकड़ने की? और इसका फल अच्छा नहीं होगा। तो बताइए, इतने किस कारण हुआ? ये कुछ संगत के कारण, उसकी संगत कुछ बुरे लोगों से हो गई थी। तो राम के पिता बहुत रईस आदमी है, तो रईस आदमी है,
भी नहीं, फिर उनसे अत्यंत परिचित भी है, यानी कोई ज़्यादा धनाढ़ नहीं है, मध्यम श्रेणी के धनाढ़ हैं। और रविशंकर जी जो गणित के अध्यापक थे वो उनसे परिचित हैं। किंतु राम इस बात को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि हमारे पिताजी को ये क्या जाने कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित थे। यह भी नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिताजी से भी कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा न कहता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों में आया था संग सोहबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती न करता। अर्थात नकल पकड़ने पर अध्यापक को वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप उनका सम्मान करता कि चलो इन्होंने मेरी नकल बचा दी, यदि कोई दूसरा पकड़ लेता तो फार्म भरा देता और मेरा पूरा 1 साल बर्बाद जाता। और उस कारण शायद मैं 1 साल यदि न पढ़ता तो मेरा पहले का विषय भी भूल जाता और आगे पढ़ने में दिक्कत होती। तो इसका एहतराम न मानकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। हमने उल्टा ही उन्हें डांट दिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर, पिताजी ने डांटा। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से बाहर निकले। अब जब पिताजी को ये बात मालूम हुई कि गणित के अध्यापक को सम्मानित थे, सभी लोग उनका सम्मान करते थे, बड़े से लेकर छोटे तक, और वो सभी के साथ विनम्र व्यवहार करते थे। और जब राम के पिता को मालूम हुआ कि इतने सम्मानीय व्यक्ति का इन्होंने क्लास के अंदर इतना दुर्व्यवहार किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल पकड़ने की, इसका फल अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार उसने कहा तो राम के पिता को बड़ा दुख। ऐसे सम्मानीय व्यक्ति को यदि ये शब्द कहे जाए तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए उन्होंने डांटा कि राम तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर के बाहर निकल गए। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। वो चले गए। डांट सुनकर सभी माँ और बहन वहाँ गए थे। उन्होंने इसे डांटा और वे बाहर चले गए। फिर माँ ने पूछा कि भाई बताओ राम क्या बात हुई, किस कारण पापा तुम्हें डांट रहे थे। कई बार बात पूछा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, ना उनका कोई जवाब दिया। वह एक चुप हजार चुप हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई उन्हें खाना बना। माँ कब तक वहाँ खड़ी रहती, उसे खाने पीने का भी इंतजाम करना था, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। उससे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत चर्चात थी। अर्थात गलती मैंने की थी। अर्थात गणित के अध्यापक को नकल पकड़ते हुए कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी नकल पकड़ने की। मैं तुम्हें इसका फल अच्छा नहीं होगा। अर्थात मैं स्वयं चोर था और उल्टा कोतवाल को मैं डांट रहा था। अर्थात गलती मेरी थी लेकिन मैं उस सज्जन पुरुष के लिए ऐसे अपशब्द निकाल रहा था। अब उसने अकेले में आकर सोचा तो अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। अर्थात अध्यापक का जो कर्तव्य होता है अपने शिष्य की रक्षा करना, तो वो मेरी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेरी नकल उठाकर मोड़े आकर फेंक दी थी, फिर भी मैंने उनसे कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नकल पकड़ने की, इसका फल अच्छा नहीं होगा। तो अब ये पश्चाताप कर रहा है घर में बैठे हुए। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। जब एकांत में बैठा ऐसा सोचा तब उसे बड़ा दुख हुआ। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिसका कॉलेज में सभी सम्मान करते थे। राम सोच ही रहा था, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया। उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली थी
किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। नकल पकड़ी जाती तो मैं स्कूल से भी निकाला जा सकता था, तो उससे बचाया। दूसरा 1 साल बर्बाद होने से बचाया, फिर भी मैंने उनका इतना अपमान किया। यदि वे चाहते तो फार्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद होता था। बोले उनकी ड्यूटी थी, वो चाहते तो हमारा फार्म भरवा सकते थे, लेकिन उस फार्म भरवाने से मेरा 1 साल पूर्णतः बर्बाद हो जाता। इसका भी उन्होंने ध्यान रखा कि उन्होंने मुझे फार्म नहीं भरवाया, फिर भी मैंने उनसे ऐसी अभद्र बात की। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। मनुष्य को अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है कि हमारे बच्चों को, हमारे पड़ोसियों को दुख होगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसका भी ध्यान नहीं रहता। केवल क्या दिखाई देता है, ऐसा करने से मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण वो दूसरे को लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। यानी जब भी किसी काम में स्वार्थ अत्यधिक जुड़ जाए तो उससे दुर्व्यवहार ही उत्पन्न होता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो ठीक है अथवा ठीक नहीं। ऐसा ज्ञान उसे नहीं रह जाता, तो उसे इतनी चिंता होती है कि मैं अपना संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लूं, इसमें चाहे किसी का नफा हो या नुकसान हो। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा था, जबकि भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब जब एकांत में बैठा तो उसे अपनी गलती एहसास हुई कि हाँ, मैंने बहुत गलत किया जो अपने गुरु के साथ ऐसा किया। तो वो अपने इसी पर पश्चाताप कर रहा था कि उनका जो कर्तव्य था उन्होंने किया, उनका कार्य जो था अपने शिष्य को आगे बढ़ाना उन्होंने किया, लेकिन मैं ही गलत था जो मैंने उनसे ऐसे अपशब्द निकाला। अब देखिए, जब एकांत में बैठते तो लोग को अपनी गलती का महसूस होता है। कुछ लोग तो पश्चाताप कर लेते हैं, कुछ लोग सोचकर भूल जाते हैं, अरे कहने से हमारी हिंसा होगी, तो वो नहीं करते। लेकिन जो पश्चाताप कर लेते हैं उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और जो नहीं कहते उसी में घुटते रहते हैं। तो 20 दिन पहले की बात है, राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यानी अब उन्हें याद आया कि यही वो अध्यापक थे जिन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना, और तुम्हें अच्छी श्रेणी लाना है, फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट श्रेणी लाना है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि गणित तुम्हें जो कठिन लगती है, यदि उसमें कोई समस्या हो तो निसंकोच आप मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। संकोच किसका कि माँ साहब के यहाँ जाएंगे तो फीस लगेगी, माँ साहब कहीं जाएंगे फिर में पढ़ लेंगे। संकोच किसका? तो उन्होंने कहा निसंकोच, बिना संकोच के आप आ सकते हो, उसका कुछ भी पैसा नहीं लूंगा। अर्थात संकोच तो यही था कि अध्यापक के यहाँ लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, यदि मैं जाऊंगा तो फिर मैं पूछ के आऊँगा तो गलत होगा, इसलिए उन्होंने संकोच शब्द लगा दिया था कि आप निसंकोच कोई भी सवाल जो आपसे ना बने, घर आकर मुझसे पूछ जाना, मैं आपको बताऊंगा, समय दूंगा, क्योंकि आप अच्छी श्रेणी लाने के योग्य हैं। और आज मैंने उन्हीं का अपमान कर दिया। अब एकांत में बैठकर सोचा, उसका मन तो सही कह रहा है, लेकिन राम तो सब भूल गया, कुसंगत ने सब भुला दिया। यह कुसंगत थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। अब उसे ध्यान आया कि इन लड़कों की संगत में कौन कौन लड़के थे? भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन। ये 3 लड़के थे जो शैतान थे, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था,
रही भी ज्यादा थे, पैसे की कोई कमी थी, इस कारण उदंड थे और उन्हीं की संगत में रहकर उसने ऐसा किया। जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना था, घर से संपन्न थे, अर्थात उन्हें पढ़ लिख कर नौकरी करनी नहीं थी, तो इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़े। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर के साथ में आता था, यानी धनाढ़ थे, पढ़ने के लिए पैदल नहीं आते थे, नौकर के साथ आते थे। और कॉलेज में भी कोई न कोई शरारत करते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी घर वालों से थोड़ा करते थे, तो ये धनाढ़ लोगों के हैं, तो वो भी उनसे कुछ प्रेशर में थे प्रधानाचार्य। कारण क्या था? और कुछ अध्यापक भी उनसे दबते थे। प्रधानाचार्य के दबने का कारण यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था, अर्थात धन देकर विद्यालय बनवाने में उन्होंने सराहनीय कार्य किया था, अर्थात उनके दादा ने लाख 10 लाख रुपए दिए थे, जिसके कारण प्रधानाचार्य दब रहे थे कि इन्होंने हमारे विद्यालय के निर्माण में मदद की है, इस कारण भी वो दबते थे। वास्तव में भी अच्छे लोग थे, जो इनके दादा लोग थे, वो महान लोग थे जिन्होंने विद्यालय में इस प्रकार का कार्य किया। इन भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचारों वाले नहीं थे, अर्थात उनके नाती पोते इतने बर्बाद इसका भी कोई कारण नहीं था। करीब 1 घंटा बीत गया, माँ फिर आई, चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की है, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना। माँ ने बार बार मनाया कि चलो बेटा खाना खा लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। राम रो पड़ा, मैंने सचमुच बड़ी गलती की है, मैंने अध्यापक का अपमान किया, मैं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की। अब राम को पता हुआ कि जो मैंने वहाँ कह दिया वो बहुत गलत था। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी और बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। जब देखा कि मेरा बेटा फूट फूट कर रो रहा है तो माँ की भी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन थी, जब उसने अपने भाई को रोते देखा तो वो भी रोने लगी। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे में अंदर आए, राम और जोर से चिल्लाने लगा था, गिला उठा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच बड़ी भूल हो गई है। बेटे को रोता देखकर पिता का मन भी भरा। बेटे की आंख से निकले आंसू ये पश्चाताप के आंसू थे, ये दुख के सच्चे आंसू थे। अब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा बेटा वास्तव में अब पश्चाताप कर रहा, उसने गलती की है। गलती तो हो चुकी, क्योंकि मुंह से निकला हुआ थी, वाणी से निकला हुआ थी, कभी वापस नहीं आता, वो तो हो चुकी, लेकिन उसका पश्चाताप करना जरूरी था। तो रो मत बेटे, पिता ने दुखी होकर समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांग लेना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुंह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। तो पूरी तरह तो उसका मन कल हल्का होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफी मांगने का निश्चय के साथ यह भी निश्चय कर लिया कि भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों का साथ वह छोड़ देगा, अर्थात अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेगा जो उसे बुरी संगत में डालते हैं, और उसी बुरी संगत का असर मेरे ऊपर हुआ है, ऐसा उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। अर्थात अब ऐसे लोगों की संगत के कारण ही मेरा यहाँ आना हुआ है, जिसके कारण
उसके स्वभाव में दोष आ गया बस, जिसके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया है। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अपने साथियों के साथ रहेगा। अर्थात उसने जो अध्यापक के प्रति गलती की थी, जब पिताजी ने डांटा, एकांत में उसने सोचा कि वास्तव में अध्यापक ने इतनी विनम्रतापूर्वक मेरी चित को लिया, मोड़ा, उसे बाहर। उसके प्रत्युत्तर में ना तो उसने कोई हमें अंतिम शब्द कहे और ना ही मुझे मारा पीटा। फिर भी मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल गया? जो अध्यापक अपने शिष्य की भलाई के लिए ऐसा कार्य कर रहा था, उसी के प्रति मैंने इतना अपमानजनक कार्य किया। जब एकांत में बैठा तो उसे अपनी गलती का अनुभव, गलती जब उसने मेहनत की तो अचानक रो पड़ा और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहूंगा जिनकी संगत में मैंने ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया। अब आगे से मैं सज्जन पुरुषों की संगत ग्रहण करूंगा। तो ऐसा राम ने कहा। तो अब ये पाठ समाप्त होता है। राम के माध्यम से लेखक ने अच्छी और बुरी संगत का प्रभाव जो समाज में फैला हुआ है उसके बारे में बताया। तो हमें भी चाहिए कि हम सत्य संगत ही ग्रहण करें, अच्छी संगत ही ग्रहण करें, जिससे हम योग और योग्यता होते चलें, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करें, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें और उसके साथ गुरु का नाम भी ऊंचा करें। धन्यवाद। इसकी एक्सरसाइज मैं बाद में दूंगा।